Hello everyone, my name is Sakshi and today I am going to discuss the chapter group theory. So let's start this chapter. तो इस चैप्टर में ऑलमोस्ट मैं इसको 5 चैप्टर्स में डिवाइड करके पढ़ाऊँगी. सबसे पहले सिमेट्री एलिमेंट्स, देन हम ग्रुप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, मैट्रिक्स के बारे में, ग्रुप्स मैट्रिक्स के बारे में, फिर ग्रुप्स की रिप्रेजेंटेशंस के बारे में और एप्लीकेशन के बारे में. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले सिमेट्री क्या होती है? तो सिमेट्री मतलब कि अगर कोई भी रेगुलर अरेंजमेंट एटम्स की है तो उसको हम सिमेट्री कहते हैं, और सिमेट्री की मैथमेटिकल स्टडी करने को ही हम ग्रुप थ्योरी कहते हैं. और उसके बाद एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं सिमेट्री में? तो 5 एलिमेंट्स होते हैं: एक्सिस, प्लेन, इम्प्रॉपर एक्सिस, इन्वर्जन और आइडेंटिटी. एक्सिस का क्या मतलब है? जब हम रोटेट करते हैं तो वहाँ से एक्सिस रिलेट होती है. प्लेन रिफ्लेक्शन से रिलेट होते हैं. इम्प्रॉपर एक्सिस मतलब रोटेशन भी है और रिफ्लेक्शन भी है. इन्वर्जन का क्या मतलब है? कि उसका ऑपरेशन होता है कि रोटेट करना और उसके साथ साथ रोटेट करने के साथ रिफ्लेक्शन लेना. और आइडेंटिटी का मतलब कुछ भी ना करना. इनके सिंबल्स की मैं बात करूँ, CN एक्सिस ऑफ सिमेट्री का सिंबल है, सिग्मा प्लेन का सिंबल है, SN जो है वो इम्प्रॉपर एक्सिस का है, इन्वर्जन को हम I से डिनोट करते हैं और आइडेंटिटी को E से. उसके बाद नेक्स्ट आता है कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री. तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री अभी मैंने बताया था रोटेशन होना, तो वो रोटेशन जो होगा वो किसी एंगल थीटा से होगा, और अगर हम उस एंगल को 360 से डिवाइड 360 बाई थीटा कर देंगे तो वो ऑर्डर आ जाएगा. क्या मतलब है कि अगर कोई एक मॉलिक्यूल है उसमें अगर हम 120 डिग्री का रोटेशन करते हैं तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? 360 डिवाइडेड बाई 120, तो ऑर्डर क्या आ गया? 3 आ गया. सिमिलरली अगर 90 से रोटेट कर रहे हैं 360 डिवाइडेड बाई 90, तो ऑर्डर क्या आ गया? 4 आ गया. उसके बाद 360 डिवाइडेड बाई 60, तो ऑर्डर 6 आ गया. सिमिलरली 72 से रोटेट करें तो ऑर्डर 5 आ गया. तो ऐसे हम ऑर्डर निकाल सकते हैं. इसके बाद नेक्स्ट है कि हमें ऑपरेशंस बताने हैं रोटेशन से रिलेटेड. तो इसका क्या मतलब है? तो अगर सपोज हम CN एक्सिस से रोटेट कर रहे हैं तो उसमें ऑपरेशंस जो होंगे वो n-1 होंगे. जैसे अगर वाटर की केस की बात करते हैं तो वाटर में अगर हम एक ऐसी एक्सिस पास करेंगे जो कि O से पास हो रही है और इसको C2 यानी 180 डिग्री से अगर हम रोटेट करेंगे, तो इसको अगर मैं H1 लूँ, इसको H2 लूँ, तो ऑक्सीजन की पोजीशन सेम रहेगी. H2 जो है वो H2 और H1 जो होंगे वो इंटरचेंज हो जाएंगे. और फिर जब मैं इसको वापस C2 से रोटेट करूँगी तो अभी भी ऑक्सीजन सेम पोजीशन पे रहेगा. H1 जो है वो इस पोजीशन पे आ जाएगा और H2 जो होगा वो इस पोजीशन पे आ जाएगा. अब यहाँ पर इस पूरे ऑपरेशन में ये वाला जो मॉलिक्यूल है, A मॉलिक्यूल, B और C, तो A और C जो है वो कम्प्लीटली इक्वल है, लेकिन A और B या फिर A और B जो है वो दिखने में सेम है, बट एक्चुअल में H1 और H2 क्या हुए हैं? इंटरचेंज हुए. तो यहाँ पर एक ऐसा स्ट्रक्चर हमें मिल रहा है जो केमिकली तो इक्विवेलेंट है, बट एक्चुअल में एटम की पोजीशन जो है वो चेंज हुई है. तो यहाँ पर एक ऐसा स्ट्रक्चर आया है, और जो एक्सिस थी वो क्या थी? हमारी C2 थी. इसलिए हम नंबर ऑफ ऑपरेशन को n-1, 2-1, 1 बोल सकते हैं. ठीक है. उसके बाद BH3 मॉलिक्यूल को देखते हैं. BH3 मॉलिक्यूल्स में कैसे दिखता है? ये ऐसे दिखता है ना. तो यहाँ पर अगर हम यहाँ से C2 एक्सिस को पास करेंगे, 180 से रोटेट करेंगे, तो ये और ये मॉलिक्यूल, ये और ये एटम जो है वो इंटरचेंज हो जाएंगे. सिमिलरली अगर यहाँ से भी पास कर सकते हैं हम इस बोरोन और हाइड्रोजन से, और सिमिलरली इस बोरोन और हाइड्रोजन से भी पास कर सकते हैं. मतलब 3 C2 एक्सिस होंगी और एक C3 एक्सिस होंगी. तो ऐसे दीज आर द एक्सिस ऑफ रोटेशन. उसके बाद एक्सिस जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस हो सकती है और सब्सिडरी एक्सिस हो सकती है. जैसे इस मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेते हैं. ये कैसा मॉलिक्यूल होता है? स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल होता है. तो ऐसा ये मॉलिक्यूल दिखेगा. इसकी एक्सिस की मैं बात करूँ तो इसके अंदर एक C4 एक्सिस होती है और 4 C2 एक्सिस होती हैं. वो कैसे दिखती हैं? तो यहाँ से 1 C2 ऐसे पास होगी, नेक्स्ट C2 जो होगी वो ऐसे पास होगी, और जो अदर C2s होंगी वो C2 डैश एंड C2 डैश.
तो दीज आर द 4 C2 एक्सिस। और C4 एक्सिस कैसे होगी, वो परपेंडिकुलर होगी इस प्लेन के। तो यहाँ से जब हम C4 यानी 90 डिग्री से रोटेट करेंगे तो क्लोरीन की पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगी। और यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस क्या, कौन सी एक्सिस होती है जिसका ऑर्डर जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, तो C4 एक्सिस होगी, वो इसके लिए प्रिंसिपल एक्सिस होंगी। और 4 C2 एक्सिस क्या होंगी, सब्सिडरी एक्सिस होंगी। इस केस में क्या है, 3 C2 एक्सिस है। कैसे 3 C2 एक्सिस है, एक C2 ऐसे पास होगी, सो दिस इज़ द 1 C2। अदर C2 जो होगी वो ऐसे पास होगी, और जो थर्ड C2 होगी वो प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। इस केस में ये वाली C2 और ये वाली C2 जो है वो सेम है, मतलब एक ही प्लेन पे है, बट ये वाली C2 जो है वो डिफरेंट है और परपेंडिकुलर है। तो ये जो C2 होगी, दिस वन इज़ द प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद लीनियर मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं। तो सपोज़ कि कोई एक लीनियर मॉलिक्यूल है, जैसे ये CO2 है, तो आप इसको कैसे इमेजिन कर सकते हो कि ये एक रोड है ना। अब इस रोड को अगर आप ऐसे इस एक्सिस के अराउंड किसी भी एंगल से रोटेट कर लो, फ्रॉम स्मॉलर टू स्मॉलर एंगल टू एक्सट्रीमली लार्जर एंगल, तो उस केस में हमारा मॉलिक्यूल सेम ही दिखेगा। तो उस केस में हम बोलते हैं इसको C इन्फिनिटी एक्सिस जो है वो एग्जिस्ट करती है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा सिमेट्री एलिमेंट है वो है प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री में 3 प्लेन होते हैं, वर्टिकल, डायहेड्रल और हॉरिजॉन्टल। जो हॉरिजॉन्टल होता है वो होता है परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और जो बाकी प्लेन्स होते हैं वो होते हैं वर्टिकल और डायहेड्रल। तो यहाँ पर हमारी जो ऐसे आउट ऑफ द प्लेन C4 एक्सिस थी, तो जो इसके परपेंडिकुलर यानी ये वाला जो प्लेन होगा, ये प्लेन जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन। और बाकी जो होंगे वो 4 सिग्मा D प्लेन्स होंगे। तो यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये बात बताना चाहती हूँ कि अगर सपोज़ किसी एक मॉलिक्यूल में CN एक्सिस है, जैसे PTCl4 में C4 एक्सिस थी, तो इस केस में या तो 4 C2 एग्जिस्ट करेंगी या फिर कोई भी C2 एग्जिस्ट नहीं करेगी। जैसे वाटर का केस है, वाटर के केस में C2 एक्सिस है, बट इस C2 के एक्सिस के अलावा और कोई भी C2 एक्सिस नहीं है, तो ये वो वाला केस है। और इस केस में C4 के साथ में 4 C2 एक्सिस है। सिमिलरली अगर किसी में CN एक्सिस है तो या तो उसमें N सिग्मा V प्लेन्स होंगे या फिर कोई भी सिग्मा V प्लेन नहीं होगा। उसके बाद इम्प्रॉपर एक्सिस पे आते हैं। इम्प्रॉपर एक्सिस का क्या मतलब है कि रोटेशन प्लस रिफ्लेक्शन। तो ये टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है, तो इस टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल को आप एक क्यूब में ऐसे अज्यूम कर सकते हो, और आप देख सकते हो कि एक फेस पे 2 एटम होंगे और उसके अपोजिट फेस में अपोजिट कोऑर्डिनेट पे 2 एटम्स होंगे। उसके बाद हम इसको रोटेट करते हैं, और रोटेट कैसे करते हैं, 90 डिग्री से करते हैं, मतलब C4 एक्सिस से रोटेट करते हैं। तो ये वाला एटम जो होगा वो इधर आ जाएगा, सिमिलरली ये वाला एटम जो होगा वो इधर आ जाएगा, सिमिलरली ये वाला एटम जो होगा वो इधर आ जाएगा, और ये वाला एटम जो है वो इधर आ जाएगा। तो हमने क्या करा है, क्लॉकवाइज जो है वो रोटेशन करी है। और हमने इस एक्सिस को सपोज मैं Z एक्सिस मान लेती हूँ, तो यहाँ पर ये जो प्लेन होगा वो हम सिग्मा XY प्लेन के अराउंड जो है वो इसको रिफ्लेक्ट करेंगे। और जब हम रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये वाले जो 2 एटम्स होंगे वो यहाँ और यहाँ आ जाएंगे, जो कि यहाँ शो कर रही हूँ, और ये 2 एटम्स होंगे वो यहाँ और यहाँ आ जाएंगे, तो ये वो मैं यहाँ शो कर रही हूँ। तो ये वाला मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल जो है उसमें एटम की पोजीशन एग्जैक्टली सेम आ गए। तो टेट्राहेड्रल में क्या होती है, S4 एक्सिस होती है। और एक चीज़ जो मैं बताना चाहती हूँ कि कोई भी मॉलिक्यूल है, जैसे BF3 जैसा मॉलिक्यूल अगर हम अज्यूम करते हैं, तो वो क्या होता है, प्लेनर मॉलिक्यूल होता है, और इसमें क्या होती है, C3 एक्सिस होती है और सिग्मा H एक्सिस भी होती है। तो हम डायरेक्ट ही इसमें बोल सकते हैं कि इसमें S3 एक्सिस भी हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 जो है कंप्लीट होता है। मैंने ओके, इम्प्रॉपर एक्सिस हो गया। लेट मी डिस्कस वन मोर थिंग कि इन्वर्जन क्या होता है। तो इन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि सपोज़ कि कोई एक XYZ हमारे पास किसी एक एटम के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो जब हम इन्वर्जन लगाएंगे तो वो -x -y और -z में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ इन्वर्जन जो है वो प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे मैंने सारी सिमेट्री को डिस्कस कर लिया। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करते हैं, जो कि है पॉइंट ग्रुप। पॉइंट ग्रुप का क्या मतलब है, पॉइंट ग्रुप मतलब कि कलेक्शन सिमेट्री एलिमेंट्स का। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे
ग्रुप्स में इनको डिवाइड करें तो सबसे पहला जो ग्रुप है वो कौन सा है, CN एक्सिस वाला जो ग्रुप है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्या है कि CNV मतलब कि CN है और N सिग्मा V प्लेन्स हैं। सिमिलरली CN के साथ में सिग्मा H प्लेन एग्जिस्ट कर सकता है और सिर्फ CN भी एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे NH3 मोलिक्यूल है तो N यहाँ पर 3 H है और एक लोन पेयर है, तो यहाँ पे ऐसे क्या है C3 एक्सिस है ना, तो C3 हो गया प्लस, लेकिन इसके साथ में इस C3 के परपेंडिकुलर कोई भी प्लेन नहीं है, लेकिन वो बहुत सारे प्लेन हैं जो कि इसी C3 से क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। जैसे ये वाला प्लेन जो है, तो यहाँ पे 3 सिग्मा V प्लेन्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो पॉइंट ग्रुप होगा वो क्या हो जाएगा, C3V हो जाएगा। CNH पॉइंट ग्रुप की बात करेंगे तो यहाँ पर ट्रांस H2O2 का मैंने एग्जांपल लिख रखा है। H2O2 क्या होगा, HOO और H। तो यहाँ पर एक C2 एक्सिस होगी जो कि परपेंडिकुलर जो होगी वो होगी, जिससे H और H की जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, इंटरचेंज होगी, और उसी के परपेंडिकुलर ही ये जो मोलिकुलर प्लेन है वो एग्जिस्ट करेगा। तो ये जो मोलिक्यूल है वो कौन सा हो गया, C2H हो गया। और ओपन बुक H2O2 का क्या मतलब है, और वो प्लेन में है, एक H जो है वो आउट ऑफ द प्लेन है और एक जो है वो इनसाइड द प्लेन है। तो इस केस में क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ एक C2 एक्सिस ही एग्जिस्ट करेगी, इसलिए इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट ग्रुप होते हैं वो होते हैं DN पॉइंट ग्रुप। तो DN पॉइंट ग्रुप का क्या मतलब है, इसके अंदर CN तो होगी, उसके साथ NC2s भी होंगी। अगर NC2 के साथ में सिग्मा V प्लेन है तो DND, और सिग्मा V के साथ सिग्मा H प्लेन भी है तो DNH। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखे हैं, जैसे स्टैगर्ड इथेन, जब भी कोई स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन आ रही है तो वो DND का पार्ट होगी, और अगर इक्लिप्स्ड आ रही है तो वो DNH का पार्ट होगी। एक ये पॉइंट है। और दूसरा चेयर जो होती है वो भी स्टैगर्ड ही होती है। ये आप देख भी सकते हो कि जैसे ऐसे दिखती है चेयर। तो इस केस में ये जो 3 ऊपर वाले जो कार्बन हैं ये अगर ऐसे हैं तो नीचे वाले जो 3 कार्बन्स होंगे वो ऐसे होंगे। तो यहाँ से थोड़ा स्टैगर्ड जैसा ही दिख रहा है कि एक ऊपर लोअर ट्रायंगल ऐसा है और अपर ट्रायंगल जो है वो इसके अपोजिट है। तो ये क्या हो गया, स्टैगर्ड जैसा कुछ हो गया। उसके बाद CS और CI ये कौन से होते हैं, लोअर पॉइंट ग्रुप्स होते हैं। इनमें क्या है कि CS में सिर्फ मोलिकुलर प्लेन है और CI में सेंटर ऑफ इन्वर्जन है। और उसके बाद लीनियर मोलिक्यूल के ये 2 पॉइंट ग्रुप होते हैं जो कि C इन्फिनिटी V और D इन्फिनिटी H है। C इन्फिनिटी V में C इन्फिनिटी एक्सिस है, लेकिन सिग्मा H प्लेन जो है वो नहीं है। इसका क्या मतलब है कि अगर D इन्फिनिटी H है तो ये वो वाले मोलिक्यूल होंगे जो लीनियर हैं और जिसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन भी है। लेकिन अगर कोई लीनियर है और उसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन या फिर सेंटर ऑफ इन्वर्जन जो है वो नहीं है, तो उस केस में वो C इन्फिनिटी V पॉइंट ग्रुप के होंगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो कि डिफरेंट सब्सटीट्यूट करके भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा पॉइंट ग्रुप जो है वो एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर ये 3 मेंबर रिंग है, तो अगर हम यहाँ से इसको देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर जो है वो ABC है और नीचे भी क्या है, ABC है। अगर हम इसको C2 एक्सिस के अराउंड ऐसे रोटेट करेंगे कि ऊपर वाला एटम नीचे आ जाए और नीचे वाला एटम ऊपर आ जाए, तो वो C2 पॉइंट ग्रुप होगा। और उसके परपेंडिकुलर क्या होगा, मोलिकुलर प्लेन होगा। उसके परपेंडिकुलर जो होगा वो कोई भी मोलिकुलर प्लेन एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर वही C2 एक्सिस के पैरेलल जो होंगे वो वाले जो प्लेन होंगे वो एग्जिस्ट करेंगे। तो वो इसलिए इसका जो पॉइंट ग्रुप है वो C2V है। सिमिलरली यहाँ पर D2D पॉइंट ग्रुप है, तो आप ये भी चेक कर सकते हो। और ऑक्टाहेड्रल में ये इंपॉर्टेंट है, फेशियल और मेरिडोनियल। तो फेशियल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कि यहाँ पर 6 एटम्स होते हैं, और अगर 3 एटम्स जो हैं वो एक साथ हैं, और ये वाला फेशियल होता है। और मेरिडोनियल जो होता है उसमें क्या होता है कि 2 एटम सिस होते हैं और एक ट्रांस पे चला जाता है, तो ये मेरिडोनियल होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये जो होगा वो एक ट्रायंगल बनाएगा और ये भी एक ट्रायंगल बनाएगा, जिसकी वजह से यहाँ से एक C3 एक्सिस पास करेगी और सिमिलरली उसी के पैरेलल
सिग्मा वी प्लेन भी होगा, जिस वजह से ये C3V होता है। बट यहाँ पे C3 जो होती है वो पास नहीं करती, बल्कि हमें ए और बी से हमें पास करवा के कोई C2V जो पॉइंट ग्रुप होता है वो एग्जिस्ट करता है। उसके बाद ऑर्डर, तो ऑर्डर जो होता है उसको हम बोलते हैं कि कितने पॉइंट ग्रुप्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर, कितने नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर Cn जो पॉइंट ग्रुप होता है उसमें हमने देखा था कि n सिमेट्री एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। सिग्मा और i में दो एग्जिस्ट करते हैं। और Sn की जब बात होती है तो अगर n जो है वो ओड है तो फिर n-1 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे, और n अगर इवन है तो n/2। उसके बाद Cn, V, CnH और Dn में 2n उनका ऑर्डर होता है। DnD और DnH का जो ऑर्डर होता है वो 4n होता है। और CS और Ci का बात करेंगे तो उनका ऑर्डर जो होता है वो 2 होता है। CS मतलब कि उसमें एक सिग्मा प्लेन है और एक क्या है, E है। तो सिग्मा मतलब 1 सिमेट्री एलिमेंट और E भी मतलब 1। तो सिमिलरली Ci में क्या है, I + E है। उसके बाद टेट्राहेड्रल में 24 एग्जिस्ट करते हैं, ऑक्टाहेड्रल में 48 और आइकोसाहेड्रल में 120। तो यहाँ पर सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट होता है। थर्ड चैप्टर जो है वो है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में सबसे पहले आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी मतलब कि अगर XYZ से XYZ ही बन रहा है तो उसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ये होती है। उसके बाद CNZ की मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है, तो उसके लिए CNZ है तो जिस भी एक्सिस के अराउंड हम रोटेशन कर रहे हैं वहाँ पर हम 1 लिख देंगे। और वैसे क्या होगा, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। तो अगर C2Z है इसका मतलब क्या हो गया कि थीटा की वैल्यू 360 डिवाइडेड बाय 2 यानी 180 हो गई। तो यहाँ से cos 180 जो होता है वो -1 होता है और sin 180 0 होता है। और जो कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, कैरेक्टर के लिए हम सम कर लेते हैं, जो भी हमारे सम कर लेते हैं जो भी डायगोनल एलिमेंट्स पे होते हैं। सिमिलरली अगर C2 की बात करेंगे तो C2 का जो सम होगा ये +1 से -1 कट जाएगा तो -1 आ जाएगा। सिग्मा XY प्लेन का अगर हमें कैरेक्टर बताना है तो वो क्या होगा, तो सपोज़ कि XYZ कोई भी हमारा एक एटम की पोजीशन है, उस पर हम सिग्मा XY प्लेन लगा रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि X और Y की पोजीशन सेम रहेगी बट Z जो होगा वो -Z में इंटरचेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे Z जो है वो -1 में इंटरचेंज हो गया, ये +1 से -1 कैंसिल हो गया, तो इसका कैरेक्टर जो होगा वो 1 आ जाएगा। और I मैंने बताया था कि XYZ जो है वो -X -Y -Z में इंटरचेंज हो रहे हैं, और इसका जो कैरेक्टर आएगा I का वो क्या हो जाएगा -3। और SN की बात करेंगे तो SN में ये cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा ये बिल्कुल सेम है जो हमारा CN के केस में था, बट वहाँ पर Z में +1 था वो -1 हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है हमारा ग्रुप रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले आते हैं रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, बेसिस सेट को सबसे पहले डिफाइन करना होगा। तो जब हमने बेसिस सेट जो होते हैं वो मेन 4 टाइप के हो सकते हैं, 3n, 3 कोऑर्डिनेट, बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ। तो इसमें सबसे एक एग्जांपल लेते हैं 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी XYZ। तो वाटर को हम कंसीडर करते हैं और इसमें O के 3 एक्सिस को हम कंसीडर कर लेते हैं। ये जो है ये X है, ये Z है और ये क्या है Y है। तो जब हम इसको रोटेट कर रहे हैं जब हम कर रहे हैं तो कुछ नहीं होगा, XYZ जो होगा वो इंटैक्ट ही रहेगा। लेकिन जब हमने C2 कर दिया, C2 क्या कर रहे हैं, Z एक्सिस के अलोंग कर रहे हैं। तो अगर हम Z एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहे हैं तो X -X में कन्वर्ट हो गया और Y -Y में कन्वर्ट हो गया और Z जो है वो 1 ही रहा। और उसके बाद 2 प्लेन है यहाँ पर, एक सिग्मा XZ प्लेन है जो कि ये मोलिकुलर प्लेन है, और जो दूसरा प्लेन है वो है जो कि ऑक्सीजन से पास हो रहा है, तो वो जो है वो सिग्मा YZ प्लेन है। ठीक है, तो सिग्मा XZ प्लेन में X और Z की पोजीशन सेम रहेगी, Y वाला जो होगा वो -Y हो जाएगा। सिमिलरली सिग्मा YZ में Y और Z की जो डायरेक्शन होगी वो सेम रहेगी, X जो होगा वो -X में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इन सबको ऐड कर दिया, और जो भी E के साइड में आ रहा है, E
ई के XYZ का टोटल करने पे आ रहा है, वो क्या है, डायमेंशन है। उसके बाद हम आते हैं 3n कोऑर्डिनेट को जब हम बेस से सेट लेते हैं, तो यहाँ पर जो डिफरेंट है वहाँ पर सिर्फ हमने ऑक्सीजन को कंसीडर करें। यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन की ही 3 एक्सेस को कंसीडर करेंगे। तो 3 एटम्स हैं और हर एक की 3 एक्सेस हैं, तो टोटल कितना हो गया, 9 डायमेंशन हो गया। तो इसका निकालना ईजी है बट थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर है, तो उसका शॉर्टकट जो है वो हम ये यूज़ करते हैं। तो मैं डायरेक्ट वो बता रही हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जब भी कोई ऑपरेशन हम लगा रहे हैं तो उससे कितने एटम्स की पोजीशन जो है वो शिफ्ट नहीं हो रही, वो लिख लेंगे, कैरेक्टर लिख लेंगे और उनकी डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो ऑक्सीजन के केस में मैं बता देती हूँ, वाटर के केस में तो जब भी हम ई करते हैं तो सारे एटम्स की ही पोजीशन सेम रहती है। तो 3 एटम है, तीनों की पोजीशन ही सेम रही। C2Z मतलब हमने इसको ऐसे रोटेट करा, तो ये H और ये H जो है इन्होंने अपनी पोजीशन क्या कर लेंगे, इंटरचेंज कर लेंगे। तो सिर्फ ऑक्सीजन ही अनशिफ्टेड रहेगा। सिग्मा XZ मतलब ये वाला प्लेन, तो सिर्फ रिफ्लेक्शन हो रही है बट एटम की पोजीशन क्या है, सेम है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है सिग्मा YZ, सिग्मा YZ मतलब कि ये वाला प्लेन। तो इस केस में ऑक्सीजन की पोजीशन सेम रही, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाले हाइड्रोजन ने इंटरचेंज कर लिया, तो यहाँ पर 1 आ गया। कैरेक्टर क्या होता है, कैरेक्टर ई का हमने देखा था 1 होता है और सिग्मा वाले प्लेन्स का कितना होता है, 1 होता है। और C2Z का क्या होता है, तो C2Z को आप ऐसे भी समझ सकते हो, वैसे तो 2 cos थीटा प्लस 1 से भी निकाल सकते हो। और आप क्या कर सकते हो कि XYZ है, उसके अंदर हमने C2Z लगाई, मतलब 180 से रोटेट कर दिया, तो जो Z होगा वो तो Z ही रहेगा। X और Y जो होगा वो -X -Y में कन्वर्ट हो जाएगा। तो -1 प्लस -1 प्लस 1, तो जो कैरेक्टर आएगा वो -1 आ जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई कर दी, तो ये हमारी क्या आ गई, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आ गई। सिमिलरली मैंने यहाँ पर CH4 का भी कर रखे हैं, जो आप देख सकते हो। आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हो और सॉल्व करने की ट्राई कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद नेक्स्ट आता है बॉन्ड वेक्टर बेसिस। तो वहाँ पर हमने जैसे एटम के अनशिफ्टेड पोजीशन को कंसीडर करा था, यहाँ पे हम बॉन्ड वेक्टर के अनशिफ्टेड पोजीशन को कंसीडर करेंगे। और यहाँ पे जो कैरेक्टर होता है वो हम हर किसी का 1 ही लेते हैं। तो यहाँ पर CH4 मॉलिक्यूल में ये जो होती है 3C3 एक्सिस होती है। तो C3 एक्सिस जो है वो हर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से पास होएगी, तो एक ही बॉन्ड वेक्टर जो होगा वो अनशिफ्ट रहेगा। ई में चारों बॉन्ड वेक्टर अनशिफ्ट रहेंगे। C2 का क्या मतलब है, तो बेसिकली वो क्या होता है कि कोई भी दो वो क्या होता है कि एक्चुअल में ऐसे पास करते हैं, तो इस केस में हर एक बॉन्ड वेक्टर जो है वो इंटरचेंज होता है। सिग्मा D का क्या मतलब है, तो सिग्मा D जो होता है वो 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन ऐसे प्लेन से पास होती है, तो इस केस में 2 बॉन्ड वेक्टर की पोजीशन सेम रहती है। और S4, तो S4 के केस में तो जनरली सारे बॉन्ड एटम्स ही शिफ्ट होते हैं, तो यहाँ पर 0 लिख रखा है। उसके बाद कैरेक्टर टेबल, तो कैरेक्टर टेबल की बात करेंगे तो कैरेक्टर टेबल में 6 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं पॉइंट ग्रुप, सेकंड में हम लिखते हैं उस पॉइंट ग्रुप से रिलेटेड जो भी सिमेट्री एलिमेंट्स की जो क्लासेस हैं उसको लिखते हैं, यहाँ पर हम मुलिकन सिम्बल्स लिखते हैं। फिर हम फोर्थ में इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं। फिफ्थ में हम इन मुलिकन सिंबल या इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस के कोरस्पॉन्डिंग ट्रांसलेशनल या रोटेशनल फंक्शन लिखते हैं। और यहाँ पर सिक्स्थ में हम क्वाड्रेटिक फंक्शन के रिगार्डिंग जो भी ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है वो लिखते हैं। तो ये जो इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है उसको निकालने के लिए हम GOT ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो इसके 4 पोस्टुलेट हैं जो कि मैंने यहाँ रिप्रेजेंट करे हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि यहाँ पर क्या होता है कि हमारा कोई भी पॉइंट ग्रुप लिखते हैं, यहाँ पर हमारी कौन सी होती है, क्लासेस होती हैं। तो जितनी नंबर ऑफ क्लासेस हैं उतनी ही नंबर ऑफ इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होगी, ये नंबर 1 पोस्टुलेट है। उसके बाद जो भी यहाँ पर आएगा ई के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू, उनका जो स्क्वायर होगा उसका सम जो होगा वो ऑर्डर के इक्वल होगा। और हर एक इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के कोरस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यूज़ आएगी उनके स्क्वायर का सम भी ऑर्डर के ही इक्वल होगा। और कोई भी 2 जो इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होंगी वो परपेंडिकुलर होंगी। उसके बाद आते हैं हम मुलिकन सिंबल पे। तो ये मैंने मुलिकन सिंबल की टेबल बनाई है। तो अगर सपोज़ कि
तो A2G ऐसा कुछ ऐसे दिखता है। तो यहाँ पर ये किस बेसिस पे आ रहा है और यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट कैसे आ रहे हैं, तो वो मैंने यहाँ एक्सप्लेन करा है। तो जो यहाँ पर वैल्यू आती है वो आती है डायमेंशन के बेसिस पे। डायमेंशन मतलब कि जो ई के कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है, तो अगर वो वैल्यू 1 है तो फिर ए या फिर बी हो सकता है। अगर वो वैल्यू 2 है तो फिर वो ई होगा, और अगर वो वैल्यू 3 है तो उसका आंसर टी होगा। ठीक है। अब 1 में ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। वो हम किस बेसिस पे जज करेंगे, वो हम जज करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के बेसिस पे, कि प्रिंसिपल एक्सिस में अगर +1 है तो ए होगा, और अगर -1 है तो बी होगा। उसके बाद ये इसको हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट और इसको बोलते हैं हम सुपरस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट में दो चीज़ें होती है, एक होता है जीरेड अनजीरेड जो कि हम आई के बेसिस पे लिखते हैं, और एक होता है हमारा सबस्क्रिप्ट जो कि हम सब्सिडरी एक्सिस के साइन को देख के लिखते हैं। ठीक है। और यहाँ पर अगर सब्सिडरी एक्सिस के साइन में प्लस है तो फिर 1 हो जाएगा, और अगर -1 ऐसा कुछ है तो फिर वो 2 हो जाएगा। और सबस्क्रिप्ट ये हो गया। अब सुपरस्क्रिप्ट में हम हॉरिजॉन्टल प्लेन को देखते हैं। अगर वहाँ पर +1 है तो फिर एक डैश आएगा, और -1 है तो डबल डैश आएगा। तो ये मैंने वैल्यू लिखी है। तो अब यहाँ पर ई के साइड में, ई के नीचे क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। तो क्या हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। ए और बी में चेक करने के लिए हम कहाँ जाते हैं, सी एन के पास जाते हैं। तो सी एन में क्या है, +1 है, इसका मतलब क्या होगा, ए होगा। उसके बाद जो सब्सिडरी एक्सिस होती है वो क्या बताती है, वो नीचे बताती है कि 1 आएगा या फिर 2 आएगा। तो यहाँ पे -1 है तो फिर यहाँ पर क्या आएगा, A2 आएगा। उसके बाद आई में -1 है तो मतलब अनजीरेड हो गया ये। और जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है वहाँ वो -1 है तो यहाँ पर 2 हैशेस आएंगे। तो यहाँ से हम पूरा मूलिकन सिंबल जो है वो इसका राइट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने C3V जिसके कि 3 क्लासेस होते हैं, तो 3 ही इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आएंगी। अब हम उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैंने लिखा है। तो सबसे पहला क्या पोस्टुलेट था कि इन तीनों का जो सम होगा वो ऑर्डर के इक्वल होगा। तो CNV का पॉइंट ग्रुप, CNV का ऑर्डर क्या होता है, 2n के इक्वल होता है ना। तो 2 3 जा 6, तो 6 ऑर्डर है। तो K1 स्क्वायर, K2 स्क्वायर और K3 स्क्वायर 6 के इक्वल आएगा। तो K1 की वैल्यू 1 होएगी, K2 की वैल्यू 1 होएगी और K3 की वैल्यू 2 होगी। तो 1 + 1 + 4 6 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या था कि जो K1 स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पर जो हर एक इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है उसके स्क्वायर का जो सम आएगा वो भी ऑर्डर के इक्वल आएगा। बट यहाँ पर मैंने एक चीज़ जो मिस कर दी थी कि यहाँ पर हम कोफिशिएंट्स को भी कंसीडर करते हैं। तो जब कोफिशिएंट्स को भी कंसीडर कर दिया तो यहाँ पे K1, L1 और M1 तीनों की वैल्यू ही जब 1 होएगी तो जो सम होगा वो 6 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर ये 1 1 1 हो गया, ये 1 1 2 हो गया। तो ये जो 5 वैल्यूज़ हैं वो हमने निकाल लिए। उसके बाद जो लास्ट वाला पोस्टुलेट था जिसमें कि वो क्या कह रहा था, जिसमें कि वो कह रहा था कि कोई भी 2 इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस जो होंगी वो क्या होंगी, परपेंडिकुलर होगी। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लूँ या फिर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लूँ तो वो 0 के इक्वल आएगा। तो वो वही कर रखा है मैंने, बट यहाँ पर भी कोफिशिएंट्स को हम कंसीडर करेंगे। तो 1 प्लस, तो इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन कर दी, इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन कर दी और इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन कर दी। तो 1 + 2x + 3y जो है वो 0 हो गया। ये कब सिचुएशन जो होगी वो वैलिड होगी। अब यहाँ पर 1 है तो इन दोनों से भी क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 हो गई और y की वैल्यू क्या हो गई, -1 हो गई। तो यहाँ से 1 + 2 - 3 आ गया। तो यहाँ पर 3 - 3 0 आ गया। तो x की वैल्यू जो हो गई वो हो गई 1 और y की वैल्यू हो गई -1। सिमिलरली नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट में इन्होंने क्या करा है, अगर हम इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर दें, 2 1 और a का मल्टीप्लिकेशन कर दें, सिमिलरली 3 1 और b का मल्टीप्लिकेशन कर दें, वो भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू जो होगी वो -1 होगी और b की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी, तभी डायरेक्ट 2 - 2 0 हो जाएगा। उसके बाद इसके मूलिकन सिम्बल्स को अगर हमें लिखना है तो हम वो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ से मैं ये रब कर देती हूँ। तो सबसे पहले ई की वैल्यू जो है वो A1 दे रखे, मतलब यह ए या बी में से होगा, ये भी ए या बी में से होगा।
और सिमिलरली ये तो क्या हो जाएगा, ई ही हो जाएगा। उसके बाद ए या बी होगा वो हम चेक करने के लिए कहाँ जाते हैं, सब्सिडरी एक्स प्रिंसिपल एक्सिस के पास जाते हैं। तो ये क्या है, 1 है तो ये ए होगा, ये भी 1 है तो ये भी क्या होगा, ए होगा। उसके बाद हमें क्या दे रखा है, प्लेन दे रखा है। तो प्लेन सब्सिडरी प्लेन के किस बारे में बताता है कि नीचे 1 आएगा या 2 आएगा। तो यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ -1 है तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये A1 A2 और E जो है वो ऐसे हमने राइट कर दिए हैं। उसके बाद हमें रिड्यूसिबल से इरेड्यूसिबल में कैसे कन्वर्ट करना है वो यहाँ पर बता रखे हैं। तो इस केस में हमने वाटर के केस में जब हमने बॉन्ड लेंथ को बेसिस सेट माना था तो वहाँ से हमने नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स निकाले थे, कैरेक्टर्स निकाला था, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करी थी और 4 वैल्यूज़ आई थी। और ये उसकी क्या है, वाटर की कैरेक्टर टेबल है। तो अब अगर हमें रिड्यूसिबल इसको इरेड्यूसिबल में कन्वर्ट करना है तो हमें ये वाला फॉर्मूला जो है वो यूज़ करना होगा, जिसके के लिए हम क्या करेंगे कि सपोज़ हमें A1 का कोफिशिएंट निकालना है तो हम इस 1 को, इस 9 को और इसके आगे जो कोफिशिएंट है इसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें हम ऐड क्या करेंगे, इसका इरेड्यूसिबल यानी 1 -1 और इसका कोफिशिएंट, तो हम ऐसे ही ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर जब हम A1 का निकाल और उसको हम डिवाइड कर देंगे ऑर्डर से, तो C2V का ऑर्डर क्या होता है, 2n यानी 4 ऑर्डर होता है। तो यहाँ पर जब हम कैरेक्टर ऑफ रिड्यूसिबल जो कि ये है, कैरेक्टर ऑफ इरेड्यूसिबल जो कि ये वाले ये जो कैरेक्टर टेबल में दे रखा है वो है, और कोफिशिएंट जो कि क्लासेस की आगे वैल्यू है, इस केस में 1 है, इन सबको ऐड कर देंगे। तो यहाँ से समेशन कर देंगे तो यहाँ से हमारा कोफिशिएंट आ जाएगा। तो A1 का कोफिशिएंट क्या आएगा, 3A1 आएगा। सिमिलरली आप बाकियों का भी कर सकते हो, तो वो जो आएगा वो 3A1 + A2 + 3B1 + 2B2, ये वैल्यूज़ जो है वो आ जाएंगी। उसके बाद बस ये जो है वो कन्वर्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे हम आते हैं जो कि क्या है, एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में सबसे इम्पोर्टेंट जो एप्लीकेशन है वो है IR और रामन एक्टिव मोड्स निकालना। तो अभी तक जैसे हमने वाटर के केस में ये वैल्यू निकाली, तो ये जो वैल्यू आए हैं वो टोटल मोड्स आए हैं, उसमें से अब हम माइनस कर देंगे ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोड्स। तो ट्रांसलेशनल जो होंगे वो मोड्स होंगे जिसमें कि ये जो पार्ट 5 है वहाँ पर x, y और z जहाँ पर दे रखे, जैसे A1 B1 B2 ये माइनस कर दिया, और रोटेशनल के लिए जहाँ पर RX RY RZ यानी A2 B1 और B2 माइनस कर दिया। तो ये वाइब्रेशनल मोड्स आ गए। अब वो हर वाइब्रेशनल मोड जो होगा वो IR एक्टिव होगा जहाँ पर अगर हमें x, y और z दे रखे हैं। तो इस केस में A1 और B1 दोनों में ही x, y, z गिवन है, तो फिर ये क्या हो गया, IR एक्टिव हो गए। सिमिलरली रामन एक्टिव मोड्स वो होंगे जहाँ पर ये क्वाड्रेटिक फंक्शन दे रखे होंगे। तो यहाँ पर A1 और B1 दोनों में ही क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो ये दोनों रामन एक्टिव भी हैं। उसके बाद एक चीज़ और आती है कि पैरेलल या फिर परपेंडिकुलर मोड्स। तो वो हम देखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के अराउंड +1 है तो पैरेलल हो जाएगा वो, और अगर -1 है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। सिमिलरली अगर कोई मॉलिक्यूल है जिसमें कि हॉरिजॉन्टल प्लेन दे रखा है, तो अगर वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के अराउंड +1 है तो वो इन प्लेन होगा, और -1 है तो वो आउट ऑफ द प्लेन हो जाएगा। सो दिस इज़ द मेजर एप्लीकेशन पार्ट। तो आई थिंक इतना इनफ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और अगर आपको कोई इस वीडियो में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। आई विल टेक दोज क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।